चैप्टर 1 यूनिट 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। राइट, अब चैप्टर बेटा पूरा थेरोटिकल है ना, और आप लोगों ने ये 11th में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग आज स्टार्ट भी करेंगे, खत्म भी करेंगे बेटा। ठीक है, और ये है ना, आपके जो मॉड्यूल में ये चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा डिटेल में है, मैंने इसको समराइज कर दिया है बेटा शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट में समराइज कर दिया है, और अगर आप एग्जाम के लिए इतना भी पढ़ लो ना तो भी सफिशिएंट है। वैसे भी इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज बहुत कम है, हार्डली एक आधा मार्क का इसमें से ट्रू और फॉल्स आया तो आ सकता, या डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 या 3 मार्क का आया तो आ सकता। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट भी करेंगे और एंड भी करेंगे। खाली मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा लिखना फास्ट। राइट, समझने में टाइम लगाओ लेकिन लिखने का काम फास्ट करना बेटा। हाँ, तो आप बताओ, स्टार्ट करेंगे? यस, रेडी? हाँ, लिखने के लिए रेडी है बेटा? चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोग लिखो डेफिनेशन। राइट डाउन डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। राइट, तो बेटा फटाफट आप लोग कॉपी करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लिखना स्टार्ट करो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग बेटा जरूरत नहीं है, मत छोड़ो, पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। राइट, डायरेक्टली स्टार्ट करो, डायरेक्टली स्टार्ट करो। हाँ, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character, and interpreting and communicating the results thereof. Done? Right, चलो अब डेफिनेशन समझते हैं बेटा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। राइट, अकाउंटिंग क्या है बेटा? आर्ट है। ठीक है, अब ये आर्ट है तो आप समझो बेटा, जैसा सिंगिंग डांसिंग एक आर्ट है, वैसे अकाउंटिंग भी एक आर्ट है। सिंगिंग डांसिंग आपको सीखने से, प्रैक्टिस करने से आपको एक्सपर्टीज मिलती है। वैसे ही बेटा अकाउंटिंग भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आपको एक्सपर्टीज हो जाएगी, आप उसके एक्सपर्ट बन जाओगे। राइट, तो ये एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग। किसका आर्ट है? रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। राइट, ये तीन काम है बेटा अकाउंटिंग के अंदर, ये तीन काम होते हैं, ये तीन काम करने का आर्ट है। राइट, अब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, इसका मतलब क्या? तो मैंने यहां पे देखो आपको नीचे बताया है, डाइसेक्शन। है ना, डाइसेक्शन का मतलब वो डॉक्टर ना ऑपरेशन में ना वो काटता है, राइट, डाइसेक्शन करता है। तो सिंपल डाइसेक्शन का मतलब कि हमने उसको समराइज किया है। ठीक है, तोड़ा मरोड़ा डेफिनेशन को और उसमें से काम काम की चीजें निकाली, ये मतलब होता है। राइट, तो देखो, रिकॉर्डिंग दिया हुआ है डेफिनेशन के अंदर। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है बेटा जर्नल एंट्री करना, ये हमने क्लास में पहले भी किया हुआ है। रिकॉर्डिंग वर्ड का मतलब ही होता है जर्नल एंट्री करना। राइट, दूसरा वर्ड है बेटा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? लेजर पोस्टिंग करना। ठीक है, और समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बनाना। आप देखो बेटा, ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हो ना, तो उसके अंदर सारे अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। राइट, तो ट्रायल बैलेंस इज द काइंड ऑफ समरी, है ना, तो समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग कॉपी करते जाओ, पहले आप समझ लो, फिर मैं टाइम देता हूं, ये डाइसेक्शन भी आप कॉपी कर लेना। हाँ, आगे क्या दिया है बेटा? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, राइट, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है अच्छे तरीके से अकाउंटिंग करना है।
फॉर्मेट फॉलो करके, रूल्स फॉलो करके, प्रिंसिपल फॉलो करके, राइट, इसको कहा जाता है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। अब एंड इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में वही आएंगे जिसका रिलेशन मनी से है, राइट। अगर कोई नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है बेटा, तो अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम लोग। अगर कोई नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है तो इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, जैसा ह्यूमन बींग्स है बेटा, ह्यूमन बींग्स इज अ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। ह्यूमन बींग की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज का भी आप मनी से वैल्यूएशन नहीं कर सकते। हार्ड वर्क, इंटीग्रिटी, राइट, ऑनेस्टी, इसको आप पैसे से वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब मनी से जिसको वैल्यू किया जाता है उसी को अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। अब किसको मनी से वैल्यू करना है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, राइट। तो ऑलरेडी बेटा मैंने आपको क्लास में ये बताया था ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का मतलब। ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, मतलब मॉनेटरी नेचर के होते हैं। इवेंट मॉनेटरी नेचर का भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी नेचर का भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कोई मैनेजर को अपॉइंट करना, ये नॉन मॉनेटरी इवेंट है। कोई मैनेजर को जॉब से फायर कर देना, ये भी नॉन मॉनेटरी इवेंट है, राइट। असेट खरीदना, गुड्स खरीदना, ये मॉनेटरी इवेंट है। तो ट्रांजैक्शन हमेशा मॉनेटरी होता है, इवेंट मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, राइट। तो हमको मनी से मेजर किए जा सकने वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, इवेंट रिकॉर्ड करना है, विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। वो क्या बोल रहा है कि आप ट्रांजैक्शन और इवेंट वो रिकॉर्ड करो जिसको मनी से मेजर किया जा सकता है और उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए थोड़ा सा, राइट। मतलब कंप्लीटली नॉन फाइनेंशियल है तो उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। कंप्लीटली नॉन फाइनेंशियल मतलब मैनेजर को अपॉइंट किया, मैनेजर को निकाल दिया, राइट, ये कंप्लीटली नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है। उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट पार्ट तो भी वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। एंड इंटरप्रिटिंग, राइट, इंटरप्रीट करना। इंटरप्रीट करने का मतलब होता है बेटा फाइनल अकाउंट बनाना। देखो मैंने यहाँ नीचे लिखा है डायसेक्शन के अंदर, इंटरप्रिटेशन करना मतलब फाइनल अकाउंट बनाना। तो फाइनल अकाउंट जो होता है ना बेटा, फाइनल अकाउंट हमारे पूरे बिजनेस का इंटरप्रिटेशन है, राइट। यानी आप एक सिंपल सी चीज समझो बेटा, अगर आप कोई डॉक्टर को जर्नल एंट्रीज बताओगे ना, उसको समझेगा नहीं। लेजर पोस्टिंग बताओ, नहीं समझेगा, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसने कॉमर्स पढ़ा ही नहीं है। पर उसको आप फाइनल अकाउंट बताओ, उसको समझ में आ जाएगा, हाँ कंपनी का इतना प्रॉफिट हुआ, हाँ कंपनी के इतने एसेट्स लाइबिलिटीज है, राइट। तो इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये हमारे पूरे अकाउंटिंग का इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन समझ में आता है ना बेटा, क्या होता है इंटरप्रिटेशन? क्या होता है? जो हमको समझ में आता है उस भाषा में कन्वर्ट करना, उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। आपको चाइनीज नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, है ना। पर कोई बंदा चाइनीज को अगर मुझे हिंदी में इंटरप्रेट करके दे, तो कन्वर्ट करके दे, तो मुझे हिंदी समझ में आ जाएगी, राइट। तो इंटरप्रेट मतलब चाइनीज को हिंदी में कन्वर्ट करना, तो उस भाषा में कन्वर्ट करना जो हमको समझ में आए। तो फाइनल अकाउंट इज अ इंटरप्रिटेशन। आगे क्या दिया हुआ है? एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट मतलब आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपका रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट है बेटा। इसको कम्युनिकेट करना है। देखो मैंने यहां बताया हुआ है, कम्युनिकेट करना मतलब रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग करना टू यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। किसको रिपोर्ट करना है बेटा? यूजर्स ऑफ अकाउंट्स को। आप जब स्कूल में थे बेटा, तो आपका जब रिजल्ट आता था तो आपके पेरेंट को बुलाया जाता था और आपका रिपोर्ट कार्ड आपके पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट किया जाता था कि ये आपके बच्चे का कच्चा चिट्ठा है, इतना पानी के अंदर है, इतना पानी के ऊपर है, राइट। तब हम पेरेंट्स को कम्युनिकेट करते थे, तो कम्युनिकेट क्या करते थे? रिपोर्ट। हाँ, तो फाइनल अकाउंट जो है ना बेटा, फाइनल अकाउंट इज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंपनी।
राइट, पास हुआ, फेल हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो ये रिपोर्ट कार्ड कम्युनिकेट करना पड़ेगा। किसको कम्युनिकेट करेंगे बेटा ये रिपोर्ट कार्ड? जो यूजर्स है उनको करेंगे, है ना। कौन यूजर्स है आप मुझे बताओ। स्कूल वाले एग्जाम्पल में जो पेरेंट्स थे ना, वो यूजर्स थे। तो कंपनी वाले केस में, बिजनेस वाले केस में हमारे यूजर्स कौन होते हैं? राइट। तो यूजर्स वो बंदा होता है बेटा जिसका इंटरेस्ट हमारे कंपनी में होता है। यूजर्स उस पार्टी को, उस पर्सन को कहा जाता है जिसका कोई इंटरेस्ट हमारे कंपनी में है। राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझो कि ये हमारा बिजनेस है। राइट। ये हमारी कंपनी है। हाँ। अब बैंक है बेटा, बैंक हमारा यूजर है। बैंक हमारा यूजर है। क्यों यूजर है? क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट हमारे कंपनी में है। क्या इंटरेस्ट है? उसने हमको लोन दिया हुआ है। लोन दिया है तो उसको हमसे इंटरेस्ट चाहिए होगा। राइट। तो वो हमारा यूजर हो गया। शेयर होल्डर है बेटा, शेयर होल्डर भी हमारे यूजर है। क्यों यूजर है? शेयर होल्डर का इंटरेस्ट भी हमारे कंपनी में है। क्या इंटरेस्ट है? उन्होंने उनका पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी हमारा यूजर है। क्यों यूजर है? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हमारे कंपनी में है। क्या इंटरेस्ट है हमारे कंपनी में? उसको टैक्स चाहिए हमसे, उसको हमसे टैक्स चाहिए। राइट। हमारे एम्प्लॉइज, हमारे एम्प्लॉइज उसमें मैनेजर वगैरह डायरेक्टर सब आ गया, ये भी हमारे यूजर है, अकाउंट्स के यूजर है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए काम करते हैं, हम उनको सर्विस देते हैं, हम उनको सैलरी पे करते हैं। राइट। एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट हमारे कंपनी में है। आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो शेयर होल्डर। अच्छा, दूसरा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी क्रेडिटर्स भी क्रेडिटर्स भी हमारे यूजर्स है। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी हमारे कंपनी में है। उनका इंटरेस्ट क्या है बेटा? उन्होंने हमको क्रेडिट दिया हुआ है। क्रेडिट दिया हुआ है बेटा, मतलब हमने उनका पैसा उनको देना है, वापस करना है। राइट। तो उन्होंने हमको क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। राइट। ये सारे हमारे अकाउंट्स के यूजर्स है बेटा। तो हमारे अकाउंट का जो रिपोर्ट कार्ड है, हमारे साल भर का जो रिपोर्ट कार्ड है, अकाउंट, फाइनल अकाउंट हमारा रिपोर्ट कार्ड है, ये हमको हमारे सारे यूजर्स को बताना पड़ेगा। इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है बेटा। तो अभी आप लोग फटाफट ये डाइसेक्शन कॉपी कर लो। आपका हो गया तो मुझे बताओ, और कोई डाउट है तो डाउट बताओ। किसने हैंड रेस किया था? ट्रांजैक्शन और इवेंट का डिफरेंस बेटा मैंने आपको क्लास में बताया था ना। ट्रांजैक्शन और इवेंट में डिफरेंस ये है कि ट्रांजैक्शन हमेशा मॉनेटरी नेचर का होता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। राइट। और इवेंट मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। राइट। अब देखो, आपने गुड्स परचेज किया, ये ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है। गुड्स परचेज किया, ये ट्रांजैक्शन भी है और इवेंट भी है ना। लेकिन आपने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, आपने सीए को अपॉइंट किया ऑडिट करने के लिए, अपॉइंट किया खाली, हाँ। तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इवेंट है। क्यों? क्योंकि अपॉइंट करना ये कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी है। अब अपॉइंटमेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या अकाउंट्स में, प्रतीक? नहीं कर सकते। राइट। तो ये इवेंट तो है, इवेंट तो है, अपॉइंटमेंट किया, पर इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। हमारी एनुअल जनरल मीटिंग हुई, एनुअल जनरल मीटिंग हुई, तो ये इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है। राइट। तो मॉनिटरी नेचर का जो भी होगा वो ट्रांजैक्शन होगा, और इवेंट मॉनिटरी नेचर का भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी नेचर का भी हो सकता है। चल, डन। अब देखो बेटा, मैंने क्या लिखा है आपको, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। राइट। अभी ना बहुत से बच्चों को लगता है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम है। राइट। पर ये सेम नहीं है बेटा, ये डिफरेंट है। हाँ। बुक कीपिंग के अंदर तीन चीजें होती है। जर्नल एंट्री करना, मतलब रिकॉर्डिंग करना। राइट। देखो यहां देखा था हमने, रिकॉर्डिंग करना मतलब जर्नल एंट्री। क्लासिफाइंग मतलब लेजर पोस्टिंग।
और समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, राइट। तो ये जो तीन काम है ना बेटा, ये बुक कीपिंग कहलाते हैं। हाँ, रिपीट करो मेरे साथ। जर्नल एंट्री करना, लेजर पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये तीन, मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये तीन बुक कीपिंग कहलाते हैं, राइट। अकाउंटिंग के अंदर एनालाइजिंग करना होता है, एनालिसिस करना होता है, फाइनल अकाउंट बनाना होता है और कम्युनिकेट करना होता है। ये तीनों काम बेटा अकाउंटिंग में आते हैं। एनालिसिस करने का मतलब होता है कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, तो एक फॉर्मेट में बनाते हैं, राइट। असेट साइड पहले फिक्स असेट दिखाते हैं, फिर करंट असेट दिखाते हैं, है ना। ये एनालिसिस करना हो गया, ठीक है। फिर क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं बेटा, तो क्रेडिट साइड में इनकम दिखाएंगे, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस दिखाएंगे, ये एनालिसिस हो गया। फिर फाइनल अकाउंट को बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और इसको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसको करेंगे बेटा हम लोग? हमारे जो यूजर्स है ना, उनको, राइट। तो समझो, ये तीन काम बुक कीपिंग कहलाते हैं और ये तीन काम अकाउंटिंग कहलाते हैं, राइट। तो ये ट्रू और फॉल्स में आपको आ सकता है बेटा, आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको आपके एग्जाम में 12 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स है, राइट। ये 12 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलना चाहिए। हाँ, पूरे के पूरे मिलना चाहिए। तो बेटा ये ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। जर्नल एंट्री करना, लेजर पोस्टिंग करना और ट्रायल बैलेंस बनाना, ये बुक कीपिंग कहलाता है। इसको अकाउंटिंग नहीं बोल सकते आप, ये बुक कीपिंग है, राइट। तो अकाउंटिंग मतलब क्या? एनालिसिस करना, फाइनल अकाउंट बनाना और कम्युनिकेट करना, राइट, ये कहलाता है अकाउंटिंग। क्लियर है बेटा? हाँ, चल तो कंटिन्यू करो। हाँ, अब उसके बाद बेटा, उसके बाद देखो, आ, ये एक छोटा सा मैंने वो बनाया हुआ है, क्या बोलेंगे इसको, छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। इसके अंदर तीन सर्कल है बेटा, इसमें तीन सर्कल है। सबसे अंदर जो सर्कल है, इनर मोस्ट सर्कल, उसके अंदर बुक कीपिंग, राइट। उसके बाद जो सर्कल है उसमें मैंने अकाउंटिंग लिखा है, और जो सबसे आउटर मोस्ट सर्कल है वहां मैंने अकाउंटेंसी लिखा है, ठीक है। तो ये जो है ना बेटा, ये एक व्यू है, ये एक व्यू है, राइट। और ये दूसरा व्यू है, ये दूसरा व्यू है, राइट। व्यू का मतलब हो गया कि लोग क्या मानते हैं, है ना, लोग क्या मानते हैं। तो बहुत से लोगों का ये मानना है बेटा कि बुक कीपिंग अलग, अकाउंटिंग अलग है। बुक कीपिंग में जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस होता है। अकाउंटिंग के अंदर एनालिसिस करना, फाइनल अकाउंट बनाना और कम्युनिकेशन करना, ये होता है। कुछ लोग मानते हैं कि बुक कीपिंग, राइट, सबसे इनर मोस्ट सर्कल में है, मतलब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? बुक कीपिंग करना। और अकाउंटेंसी के अंदर बुक कीपिंग भी आता है, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी आ गया, और अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग भी आ गया, बुक कीपिंग भी आ गया। मतलब आप समझो बेटा, अगर मैं, ये जो दूसरा व्यू है, जो दूसरा व्यू है बेटा, दूसरा व्यू क्या बोलता है कि अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग, दिख रहा है? ये अकाउंटिंग बड़े मिडल सर्कल में अकाउंटिंग है, और बुक कीपिंग सबसे अंदर के सर्कल में है। मतलब अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ गया। पर व्यू वन क्या बोलता है? व्यू वन क्या बोलता है? व्यू वन बोलता है नहीं, अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग नहीं आता, अकाउंटिंग अलग है, बुक कीपिंग अलग है, राइट। तो ये व्यू वन है जो बोलता है अकाउंटिंग अलग, बुक कीपिंग अलग, और व्यू टू है जो बोलता है कि अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आता है, और अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग आता है, ऐसा। अब लिखो आप पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू में लिखो अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसीजर, ठीक है बेटा। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप लोग इसको कॉपी कर लेना शांति से। हाँ, तो पहले आप समझ लो।
अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है बेटा अकाउंटिंग करने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है, राइट। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहला काम अकाउंटिंग प्रोसीजर का होता है जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी बेटा हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये एक पार्ट है, और यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये सेकेंड पार्ट है, राइट। तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग यानी जर्नल एंट्री करते हैं। क्लासिफाई करते हैं मतलब लेजर पोस्टिंग। फिर समराइजिंग करते हैं मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर एनालाइजिंग करते हैं। एनालाइजिंग का मतलब मैंने बताया था आपको, एक फॉर्मेट में फाइनल अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट प्रिपेयर करना, राइट। फिक्स असेट को अलग रिकॉर्ड करना, करंट असेट्स को अलग रिकॉर्ड करना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को अलग रिकॉर्ड करना, करंट लाइबिलिटी को अलग रिकॉर्ड करना, राइट। ये फॉर्मेट फॉलो करना, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस करना, ठीक है। इंटरप्रिटेशन करना, मैंने आपको बताया था फाइनल अकाउंट बनाना। और जो हमारे यूजर्स है उसको कम्युनिकेट करना, ठीक है बेटा। तो देखो यहां पर यहां पर हमने बुक कीपिंग के 3 काम देखे थे, अकाउंटिंग के 3 काम देखे थे, है ना। मतलब 6 काम हो गए बेटा, 6 काम हो गए। ये सारे के सारे 6 किस में आ रहे हैं, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो ये सारे के सारे 6, पहले 3 क्या है इसमें से, ये पहले 3 क्या है बेटा, पहले 3 है बुक कीपिंग, राइट। और बाद के जो 3 है बेटा ये अकाउंटिंग है, हाँ। और ये सारे के सारे जो 6 स्टेप्स है, टारगेट जो 6 स्टेप्स है बेटा, इसको बोलते हैं जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करना, हाँ, निकालना, फाइंड आउट करना। जैसे प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। सेल्स कितना हुआ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, राइट। एसेट बेचकर प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। कितना पैसा बाहर से आना बाकी है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। कितना पैसा हमको बाहर देना है, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ये सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमको यहां से मालूम पड़ेगी, राइट। अब हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली, फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। पार्ट 2 यूज करेंगे, यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। कौन यूज करेगा, हमारे अकाउंटिंग की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कौन यूज करेगा बेटा, कौन यूज करेगा, हमारे यूजर्स यूज करेंगे। ये सारे कौन है बेटा, ये सारे हमारे अकाउंट्स के यूजर्स है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वो अकाउंटिंग ये यूजर्स के लिए करते हैं, राइट। आपकी जो एग्जाम ली जाती है ना बेटा, आपकी जो एग्जाम स्कूल में कॉलेज में जो आपकी एग्जाम ली जाती है, वो क्यों ली जाती है, ताकि आपका परफॉर्मेंस पता चले, और वो परफॉर्मेंस आपके पेरेंट्स को कम्युनिकेट किया जाए। तो आपके पेरेंट्स यूजर्स हो गए बेटा। तो वैसे ही कंपनी का बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो फाइनल अकाउंट से मालूम पड़ गया, जनरेट हो गया। अब बताना पड़ेगा ना यूजर्स को, राइट। तो हमारे जो अकाउंट्स के यूजर्स है बेटा, हमने क्या किया है, यूजर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर का मतलब हमारे बिजनेस के, कंपनी के अंदर के लोग। और कंपनी के बाहर के जो लोग हैं वो एक्सटर्नल यूजर है, राइट। तो जो अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन हमने जनरेट की पार्ट नंबर 1 से, उसको पार्ट नंबर 2 में यूज किया जाएगा, हाँ। कौन यूज करेगा, तो इंटरनल यूजर यूज करेंगे बेटा, एक्सटर्नल यूजर्स यूज करेंगे, राइट। अब इंटरनल यूजर के अंदर मैनेजमेंट होता है, हमारे मैनेजर्स होते हैं। हमारे मैनेजर्स ये अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को किस चीज के लिए यूज करेंगे बेटा,
बिजनेस ऑपरेशंस करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए यूज करेंगे, डिसीजन मेकिंग करने के लिए यूज करेंगे, राइट। अब डिसीजन मेकिंग कैसा करेंगे बेटा, तो सिंपल है। मान लो कि यहाँ पे अकाउंट से हमको मालूम पड़ रहा है कि हमारी सैलरी बहुत ज्यादा हो रही है ना। हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है पर सैलरी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे ज्यादा है, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज को निकाल देंगे, राइट। इसका उल्टा भी हो सकता है कि हमारा सेल्स बढ़ रहा है पर हमारे एम्प्लॉयज बहुत कम है ना, तो नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये डिसीजन मेकिंग है बेटा, ये डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट करेंगे। ये मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करेंगे कौन से इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, पार्ट 1, पार्ट 1 में जो हमने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट किया था, ये इंफॉर्मेशन को ये यूज करेंगे, यूज करके अपना डिसीजन मेकिंग लेंगे, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, ये हमारे इंटरनल यूजर्स है बेटा, राइट। ये भी हमारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट किया ना, इसको ये लोग यूज करेंगे। किस पर्पस के लिए यूज करेंगे बेटा, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करने के लिए, राइट। अब देखो, मैनेजमेंट भी डिसीजन मेकिंग लेते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, पर दोनों के डिसीजंस में डिफरेंसेस है बेटा। मैनेजमेंट जो होता है ना, वो हमारे जो रोजमर्रा के जो डिसीजंस होते हैं, रेगुलर, प्रोडक्ट लॉन्च करना कि नहीं करना, प्रोडक्ट का सेल कैसे बढ़ाना, एडवर्टीजमेंट यहाँ करना कि यहाँ नहीं करना, एडवर्टीजमेंट टीवी में करना कि न्यूज़पेपर में करना, राइट। ये छोटे मोटे जो हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना, रोज के डिसीजंस, ये मैनेजमेंट लेता है। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बेटा, ये हमारे बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। जैसे हमारा एक हमारा एक फैक्ट्री है, उसको बंद कर देना है, तो बंद करना कि नहीं करना, ये डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 3, राइट। पार्ट 3, तो आप एक काम करो बेटा, सारे ही स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। हाँ, समझ लो पहले और फिर स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे कॉपी कर लेना, राइट। तो पार्ट 3 बेटा, पार्ट 1 क्या हुआ अपना, पार्ट 1 हुआ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हुआ, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हुआ बेटा। पार्ट 2 मैंने कराया आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर। अब हमारा पार्ट 3 है बेटा, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग में काम क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या है बेटा, काम। तो समझना बेटा, अकाउंटिंग में 4 काम होते हैं। पहला काम होता है मेजरमेंट करना। अकाउंटिंग का पहला काम क्या है बेटा, मेजरमेंट करना। क्या मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट करना मतलब हिंदी में क्या होता है, नापना, है ना। तो क्या मेजरमेंट करना है बेटा, परफॉर्मेंस मेजर करना है। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे होता है मेजर, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है। कंपनी का लॉस हो रहा है ना, लॉस बढ़ते जा रहा है हर साल, और सेल्स कम होते जा रहा है, मतलब परफॉर्मेंस खराब है। सॉल्वेंसी मेजर करना है, सॉल्वेंसी मतलब सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है, ये मेजर करना है, राइट। तो अकाउंटिंग का एक काम हो गया मेजरमेंट करना। दूसरा काम है बेटा फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी, राइट। तो भविष्यवाणी कैसे, तो हमें ना बेटा, हम क्या करते हैं, मान लो कि आपने पिछले 4-5 साल का आपका फाइनल अकाउंट निकाला, और आपने 4-5 साल का फाइनल अकाउंट निकालकर देखा कि आपका सेल्स एवरी ईयर 10% से बढ़ रहा है, राइट। पहले वो 100 लाख था, फिर 10% से बढ़ के 110 लाख हो गया, फिर एक साल बाद और 10% से बढ़ के 121 लाख हो गया, है ना। हर साल सेल्स आपका 10% से बढ़ रहा है। तो अब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले साल में भी अगर कोरोना जैसा कुछ नहीं हुआ, तो 10% से हमारा सेल्स बढ़ जाएगा, राइट। तो ट्रेंड ट्रेंड का मतलब होता है, ये 4-5 साल का आप डेटा देखो, और वहां से आप डिसाइड करो कि आपका सेल्स प्रॉफिट बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, राइट। अकाउंटिंग का तीसरा काम होता है बेटा डिसीजन मेकिंग लेना, डिसीजन मेकिंग करना। यहां पे आपको ध्यान में होगा, ये इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर, ये सबने सबने डिसीजन मेकिंग किया है बेटा, है ना। सबने डिसीजन मेकिंग किया है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का तीसरा काम होता है डिसीजन मेकिंग करना।
राइट। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ब्रैकेट में देखो, कोई प्रोडक्ट, अब जैसे लॉकडाउन हुआ, अभी अपना मार्च 2020 के अराउंड लॉकडाउन हुआ, राइट। तो क्या हुआ बेटा, बहुत सी कंपनीज ने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया, राइट। लेकिन बहुत सी कंपनीज ने फैक्ट्री बंद नहीं किया, चालू रखा। तो फैक्ट्री बंद करना या चालू रखना, ये भी एक डिसीजन है। तो कंटिन्यू और शट डाउन। मेक और बाय, मेक और बाय का मतलब होता है कि मान लो मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्रोडक्ट बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो शाओमी कंपनी है, शाओमी कंपनी मोबाइल बनाती है। अब मोबाइल के अंदर उसको स्क्रीन लगता है। हाँ बेटा, ऑडियो क्लियर है क्या, बोलो। ऑडियो क्लियर है बेटा, थोड़ा वाईफाई आ रहा जा रहा है हमारे पास। क्लियर है बेटा, चलो। हाँ, तो बेटा हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग के फंक्शंस, मेजरमेंट हो गया, फोरकास्टिंग हो गया, और डिसीजन मेकिंग हो गया, राइट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था शाओमी का। शाओमी मोबाइल बनाता है बेटा, मोबाइल बनाने के लिए उसको डिस्प्ले चाहिए, राइट। अब डिस्प्ले, उसको डिसीजन क्या लेना है कि वो डिस्प्ले खुद बनाए या सैमसंग से खरीदे, राइट। इसको बोलते हैं मेक और बाय डिसीजन। हाँ। चौथा काम बेटा अकाउंटिंग में होता है कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन करने का, राइट। कंपैरिजन जो होता है ना बेटा, देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, कंपैरिजन दो टाइप का होता है, इंट्रा कंपनी एंड इंटर कंपनी। हाँ, एक बार बोल के बताओ, इंट्रा कंपनी एंड इंटर कंपनी। ये कंपैरिजन दो तरीके का होता है। इंट्रा कंपनी का मतलब होता है हम हमारे ही परफॉर्मेंस को खुद से कंपेयर कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया है, देखो। 2019 में हमारा प्रॉफिट हुआ था 20 लाख का, एक्स लिमिटेड, कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड। 2019 में उसका प्रॉफिट हुआ था 10 लाख का। 2020 में उसका प्रॉफिट 15 लाख का हुआ, राइट। तो एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा, 2020 के प्रॉफिट को 2019 के प्रॉफिट से कंपेयर कर रहा है। इससे उसको मालूम पड़ेगा उसका परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है एवरी ईयर या खराब हो रहा है, ठीक है। तो वो खुद से कंपेयर कर रहा है, अपने आप से कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट है बेटा, एक स्टूडेंट है, उसको लास्ट एग्जाम में 80 मार्क्स आए थे, इस एग्जाम में उसको 85 मार्क्स आए। ये उसने इंट्रा कंपैरिजन किया, इंट्रा का मतलब अपने आप से कंपैरिजन करना। अगर वही स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करे, राइट, अमोल कंपेयर कर रहा है कि प्रतीक प्रतीक को इतने मार्क्स आए थे, मुझे इतने मार्क्स आए, ये इंटर कंपैरिजन बोला जाता है। इंटर, इंटर मतलब दो लोगों का आपस का, दो कंपनी का आपस का, राइट। तो अगर मैं एक्स लिमिटेड का कंपैरिजन करूं वाई लिमिटेड से, तो ये हो गया इंटर कंपनी कंपैरिजन। आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा। इंट्रा का मतलब अपने आप से कंपेयर करना, अपने आप से कंपैरिजन करना, और इंटर का मतलब दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, राइट। तो पहला काम हो गया मेजरमेंट, नापना। दूसरा काम हो गया फोरकास्टिंग करना, भविष्यवाणी करना। तीसरा डिसीजन मेकिंग। चौथा कंपैरिजन करना, राइट। पांचवा कंट्रोल करना। ये काम होता है अकाउंटिंग का, कंट्रोल करना काम होता है। क्या कंट्रोल करना है बेटा, कॉस्ट कंट्रोल करना है। कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है हमारा, है ना, हमारी सैलरी दिन पे दिन बढ़ते जा रही, रेंट दिन पे दिन बढ़ते जा रहा। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे, तो सैलरी थोड़ी कम कर देंगे एम्प्लॉय की, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम कर देंगे, तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा, राइट। हमारे बहुत सारे एरर्स हो रहे हैं बेटा, अकाउंटिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो बहुत गलती कर रहे हैं, है ना। रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो गलत प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल रॉन्ग क्वालिटी का खरीद रहे हैं, ठीक है।
तो हमारी बहुत सारे एरर हो रहे हैं, तो एरर को कंट्रोल करना। हमारी वीकनेस है, कुछ कमजोरी है हमारी, वो कमजोरी को कम करना, राइट। ये कंट्रोल अकाउंट्स के ये सारे काम है बेटा, कंट्रोल करना। गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन, है ना। कंप्लायंस ऑफ लॉ, लॉ को कंप्लाई करना। कंप्लाई मतलब फॉलो, कंप्लाई का मतलब होता है बेटा फॉलो करना, लॉ को फॉलो करना, है ना। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013, ये सारे लॉज है। तो लॉज जो बोलते हैं ना, वो मानना, उसको बोलते हैं कंप्लाई करना, राइट। तो अकाउंट, हम लोग अकाउंटिंग जब करते हैं तो अकाउंटिंग का एक काम लॉ को कंप्लाई करना भी होता है। टैक्स टाइम पे करना, ये भी अकाउंटिंग का काम है, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग के फंक्शंस है। अगर एग्जाम में आया तो आप इसको लिख के आ सकते हो कि नहीं आ सकते हो, अपनी भाषा में बताओ, इन योर ओन लैंग्वेज। कैन यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज, राइट। तो ये आपको हेडिंग्स डालना है बेटा, ये आपको हेडिंग्स डालना है अपनी लैंग्वेज में। हर एक हेडिंग के अंदर एक दो लाइन आपको लिख के आना है। हर एक हेडिंग के अंदर एक दो लाइन आपको लिख के आना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। डन। आगे बढ़ते बेटा। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा हो गया फंक्शंस, राइट। पॉइंट नंबर 4 पे आ रहे हैं बेटा हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट। पॉइंट नंबर 4, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है बेटा, मोटिव भी बोल सकते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव को मोटिव, राइट। हिंदी में हेतु बोलते हैं, है ना। कोई भी काम करते हैं हम लोग तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको सीए बनना है। क्यों सीए बनना है, सीए बनने का ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम कमाना है, पैसे कमाना है, राइट। तो कुछ भी कर रहे हैं आप, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अकाउंटिंग करने के 5 ऑब्जेक्टिव है बेटा, राइट। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना है। सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने का मतलब होता है बेटा कि डेट के सीक्वेंस में, अब जब मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा बेटा, तो मैं डेट के सीक्वेंस में करूंगा ना। आज आज जो ट्रांजेक्शन हुए आज रिकॉर्ड करूंगा, राइट। 1 तारीख के ट्रांजेक्शन सारे 1 तारीख रिकॉर्ड करूंगा, 2 तारीख के ट्रांजेक्शन सारे 2 तारीख को रिकॉर्ड करूंगा, राइट। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करूंगा, हाँ। फॉर्मेट अच्छे से फॉलो करूंगा। फिर जो लेजर फोलियो है वो लेजर फोलियो बराबर डालूंगा, है ना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइंडिंग फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कहाँ से मालूम पड़ता है बेटा हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब मालूम पड़ता है। आप मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना बुक कीपिंग में आता है कि अकाउंटिंग में आता है, बुक कीपिंग में आता है कि अकाउंटिंग में आता है, अकाउंटिंग में आता है, अकाउंटिंग में आता है। जर्नल एंट्री पास करना किस में आता है, जर्नल एंट्री पास करना किस में आता है, बुक कीपिंग में आता है, राइट, बुक कीपिंग में आता है। चल, अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 बेटा, फाइंडिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करना मतलब एसेट्स कितने हैं हमारे पास, लाइबिलिटी कितनी है, कितना पैसा आना बाकी है, कितना पैसा देना बाकी है, राइट। इसको हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, है ना। और फाइनेंशियल पोजीशन हमको पता चलती है बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट से, राइट। फोर्थ, फोर्थ ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का चौथा ऑब्जेक्टिव, हाँ बेटा। पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइडिंग यूजर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। यूजर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, बताना। क्यों बताना, ताकि वो उनका डिसीजन अच्छे से ले सके। पॉइंट नंबर 2 जो हमने किया था ना बेटा, अकाउंटिंग प्रोसीजर, ये यही काम था हमारा, यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। क्या, कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने जनरेट किया था ये हमने पहुंचाया यूजर्स को, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स को, और इन्होंने अपना डिसीजन फिर लिया, है ना। ये
तो जो पॉइंट नंबर 2 हमने किया था बेटा, ये पॉइंट नंबर 2 अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का चौथा वाला था। प्रोवाइडिंग यूजर्स, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, क्या प्रोवाइड करना है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन। क्यों पहुंचाना है? ताकि वो अपना डिसीजन ले सके। बैंक है तो लोन देना कि नहीं देना, गवर्नमेंट है तो सब्सिडी देना कि नहीं देना, शेयर होल्डर है तो शेयर खरीदना कि शेयर बेचना, राइट? ये सारे डिसीजन लेने के लिए इनको इंफॉर्मेशन पहुंचाना। लास्ट ऑब्जेक्टिव है बेटा, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। हमारी कंपनी सॉल्वेंट है कि इनसॉल्वेंट है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो बैलेंस शीट देख के मालूम पड़ेगा। अगर हमारी बैलेंस शीट में बेटा लाइबिलिटी ज्यादा है, असेट्स कम है, तो कंपनी इंसॉल्वेंट कहलाती है। मान लो आपके पास असेट्स 100 लाख के हैं, पर आपको मार्केट में देना है 150 लाख। असेट्स 100 लाख के हैं, आपको देना है 150 लाख, मतलब आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है, आप इंसॉल्वेंट हो, बैंकरप्ट हो, है ना? बैंकरप्ट भी बोलते हैं इसको, राइट? अगर आपके असेट्स ज्यादा है बेटा, लाइबिलिटी कम है, असेट्स 100 लाख के है, लाइबिलिटी 80 लाख की है, राइट? यानी आपकी कंपनी सॉल्वेंट है। तो इसको सॉल्वेंसी पोजीशन कहा जाता है। सॉल्वेंसी पोजीशन भी हमको फाइंड करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, राइट? सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बहुत सारे फील्ड्स है, राइट? इसको हम टाइप ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हो। हाँ, अभी आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हो ना बेटा, अपने 11th में 12th में फाउंडेशन में जो अकाउंटिंग पढ़ी है ना, या अभी जो हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, राइट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पहले ये समझ लो बेटा, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, राइट? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, एक तो फाइनेंशियल रिजल्ट बताना, फाइनेंशियल रिजल्ट यानी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन, राइट? फाइनेंशियल रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से मिलती है, राइट? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? आप क्यों कर रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल रिजल्ट फाइंड करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करने के लिए, राइट? अभी हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बेटा, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाँ, अकाउंटिंग का दूसरा टाइप है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। अकाउंटिंग का दूसरा टाइप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है बेटा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जुटाना जिससे कि डिसीजन लिया जा सके। आपको ना एक सिंपल सा मैं एनालॉगी देता हूं। जैसा हमारे बॉडी में ब्लड होता है बेटा, ना, पूरे आपके बॉडी के हर एक पार्ट को काम करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। अगर आपके हैंड में ब्लड नहीं पहुंच रहा है ना, आपका हैंड काम नहीं करेगा, राइट? तो वैसे ही बेटा बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन होता है। बिजनेस के हर एक पार्ट में, फैक्ट्री में, शोरूम में, अकाउंटिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। बिना इंफॉर्मेशन के डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकते बेटा, राइट? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, राइट? इवेल्युएट किया जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन को ऐसे बनाया जाता है कि जो हमारे डिसीजन मेकिंग के काम में आए, ठीक है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। थर्ड टाइप का अकाउंटिंग है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट? जब आप इंटरमीडिएट में आओगे ना, तब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग भी आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आएगा, राइट? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है बेटा कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं, आपको ये याद रखना है बेटा, दुनिया में जितने भी बिजनेस है ना, पार्टनरशिप फर्म बोलो, कंपनी बोलो, राइट, वो सारे बिजनेस दो ही काम कर सकते हैं। या तो वो गुड्स में काम करेंगे, या तो वो सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, या तो गुड्स या सर्विस, राइट? हम पढ़ा रहे हैं बेटा, तो हम सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं आप लोगों को, राइट? डॉक्टर सर्विस देता है, सीए सर्विस देता है,
थिएटर सर्विस देता है, होटल सर्विस देता है, शाओमी गुड्स दे रहा है, मोबाइल मोबाइल दे रहा है आपको, राइट, डेल गुड्स दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है, जियो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो दुनिया में दो ही टाइप के बिजनेस है, या तो गुड्स से रिलेटेड या तो सर्विस से रिलेटेड। तो अगर आप गुड्स बना रहे हो या आप सर्विस दे रहे हो बेटा, तो आपको आपके प्रोडक्ट का, आपको आपके गुड्स का, सर्विस का कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा। आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ। अगर आप एप्पल का मोबाइल खरीदते हो, राइट, तो एप्पल अपना मोबाइल 1 लाख में दे रहा है, तो 1 लाख वो सेलिंग प्राइस कैसे लाया होगा उसने? उसने अपने मोबाइल की कॉस्ट पहले फाइंड की होंगी, है ना, और कॉस्ट में अपना प्रॉफिट मिलाया होगा, तो उसका सेलिंग प्राइस आया, राइट। तो वो कॉस्ट कैसे फाइंड करना, वो कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है, राइट। और अगर कॉस्ट ज्यादा हो रही है ना, कॉस्ट बढ़ गई बेटा, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमारा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं, है ना। तो कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 काम है, ये समझो बेटा। कॉस्ट अकाउंटिंग का एक काम है प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट फाइंड करना, दूसरा कॉस्ट अगर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना और उसको रिड्यूस करना। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, हाँ बेटा, देखना, हमारा फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंटिंग है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, राइट। ये अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं बेटा, हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है ना, हमारे कंपनी में, हमारे बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे लेबर प्रोडक्शन करता है, ह्यूमन रिसोर्स। हमारे गेट पे वॉचमैन है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स। हमारे फैक्ट्री में सुपरवाइजर है, ह्यूमन रिसोर्स। हमारे फैक्ट्री में मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स। डायरेक्टर है, ह्यूमन रिसोर्स, राइट। अकाउंटेंट है बेटा, ह्यूमन रिसोर्स। ये सारा ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स को फाइंड करना, उसको क्वांटिफाई करना मतलब उसका वैल्यू निकालना, ह्यूमन रिसोर्सेस का वैल्यू फाइंड आउट करना, इसको बोलते हैं क्वांटिफाई करना। अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था ह्यूमन रिसोर्स का अमाउंट वैल्यूएशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता बेटा, होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ह्यूमन रिसोर्सेस का वैल्यूएशन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता, इंडिया में नहीं होता बेटा। इंडिया के बाहर बहुत से कंपनीज, बहुत से कंट्रीज अलाउ करते हैं कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज का वैल्यूएशन करो। तो क्वांटिफाई करना मतलब उसका वैल्यू निकालना ह्यूमन रिसोर्सेज का, राइट। एंड रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब अकाउंटिंग करना। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना, फिर उसका वैल्यूएशन करना और उसकी अकाउंटिंग करना, ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में होता है। इंडिया में नहीं होता है बेटा, पर दूसरे कंट्रीज में होता है, ठीक है। लास्ट अकाउंटिंग है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग क्या है बेटा, देखो, हर एक कंपनी, हर एक कंपनी जितनी भी इंडिया में है बेटा, जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उनके समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। अब मुझे बताओ बेटा, मुकेश अंबानी का जियो, राइट, 5-6 साल में टॉप कंपनी बन गया इंडिया के अंदर, है ना। सारे छोटे छोटे मच्छियों को उसने खा लिया, डोकोमो बंद हो गया, है ना। बहुत से कंपनीज, आइडिया वोडाफोन को मर्ज होना पड़ा, राइट। बहुत से कंपनीज को उसने खा लिया, एयरसेल चला गया, है ना। अब उसने इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जियो ने हमसे प्रॉफिट कमाया, समाज से प्रॉफिट कमाया, तो समाज के प्रति उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो उसने जो प्रॉफिट कमाया हमारे से, उसमें से कुछ परसेंटेज उसको वापस हमको लौटाना है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती है बेटा, वो हमसे कमाती है, तो सोसाइटी से कमाती है। तो ये प्रॉफिट में का कुछ पार्ट, ये प्रॉफिट का कुछ पार्ट ये हमको वो वापस करते हैं। कैसे वापस करते हैं बेटा? तो सिंपल है, इनको ये पैसा समाज में इन्वेस्ट करना है। कैसे? तो ये गार्डन लगाते हैं। अब देखना, बहुत से कंपनीज का खुद का गार्डन होता है, मतलब खुद के लिए नहीं यूज करते, वो गार्डन पब्लिक के लिए होता है, पर वो गार्डन में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? ये कंपनी करती है। उसको मेंटेन कौन करता है? ये लोग करते हैं, राइट।
कंपनीज छोटे छोटे मोटे गांवों में स्कूल्स लगवाते हैं, वहां पे फ्री में एजुकेशन देते हैं बच्चों को। बहुत सी कंपनीज रोड बनवा के देती है, राइट, बहुत सी कंपनीज ब्रिज बनवा के देते हैं, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है बेटा, ये अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज वापस से सोसाइटी में लगाते हैं, गार्डन बनाकर, ट्रीज बनाकर, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, राइट। तो ये सारा करने में इनका जो खर्चा हो रहा है ना, गार्डन लगाना खर्चा होगा बेटा, ट्रीज लगाना है खर्चा होगा, स्कूल बनवाना है, स्कूल को चलाना है, इसमें खर्चा होगा, इसको सोशल कॉस्ट कहा जाता है। और ये करने से क्या बेनिफिट मिला, इसको सोशल बेनिफिट कहा जाता है। बेनिफिट क्या होगा, ट्रीज लगाओ तो पोल्यूशन कम होगा, राइट, गार्डन लगाओ तो पोल्यूशन कम होगा, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, है ना। स्कूल्स बनवाओ तो बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, कंट्री का फ्यूचर अच्छा होगा, ये बेनिफिट हो गया बेटा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर कंपनीज ने ये जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, वो एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग, और इससे जो बेनिफिट हुआ उसका अकाउंटिंग, इसको कहा जाता है बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मैं आपको फटाफट रिवाइज करा रहा हूं ये 5 टाइप के अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट लॉस फाइंड करना और बैलेंस शीट की पोजीशन बताना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि जो डिसीजंस लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, वो इंफॉर्मेशन एक्वायर करना, राइट, और उसको एनालाइज करना, इवेलुएट करना, मतलब इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में लाना जो डिसीजन के लिए काम में आए। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है प्रोडक्ट का, सर्विस का कॉस्ट फाइंड करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई मतलब उसका वैल्यू करना, और उसकी अकाउंटिंग करना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मैंने बताया बेटा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, इन्होंने जो प्रॉफिट कमाया होता है, ये प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इनको वापस सोसाइटी को लगाना होता है, और इन्होंने जो पैसा खर्च किया है उसको सोशल कॉस्ट बोलते हैं, और उससे जो बेनिफिट मिला उसको सोशल बेनिफिट कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा अकाउंटिंग के टाइप्स थे जो हमने देखे बेटा। चल स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस देखना बेटा, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस का मतलब ड्रॉबैक्स होता है ना, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं ना। अब ऐसा क्या है कि भाई अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है क्या अकाउंट्स के, राइट, तो वो हम देख रहे हैं बेटा। पहला ड्रॉबैक देखना, पहला लिमिटेशन या डिसएडवांटेज देखना, it does not record non-monetary event or assets such as loyalty, honesty, hard work, human being, etc. अब ये हमने बहुत बार रीड किया है बेटा कि अकाउंट्स के अंदर हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। ये ड्रॉबैक है अकाउंट्स का, राइट। अब ये ड्रॉबैक वैलिड भी है बेटा, वैलिड भी है, क्यों, क्योंकि अब हम ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, लॉयल्टी का मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, है ना। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारे एम्प्लॉय की 2 लाख रुपए की ऑनेस्टी है, राइट, हमारा मैनेजर 5 लाख जितना ऑनेस्ट है, आप नहीं बोल सकते, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक है बेटा, ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक, अकाउंटिंग इग्नोर्स इन्फ्लेशन, राइट। जब हम अकाउंटिंग करते हैं बेटा, तो हम लोग इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं, है ना। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, कल हमने बात की थी बेटा, है ना। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ, समझो बेटा। हमने, हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को। 1 जनवरी को हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, राइट। 1 जनवरी को रॉ मटेरियल परचेज किया था बेटा। तब पर केजी, 1 केजी 10 रुपीज का था। हमने सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया, 1 केजी 10 रुपए का था बेटा, ठीक है। हमने 1000 केजीज परचेज किए थे टोटल, 1 केजी का रेट 10 था बेटा, तो हमने 10,000 रुपए सप्लायर को पे किए। अब ये हमारा परचेज हो गया, ये हमारा परचेज हो गया, ठीक है।
अब हमने बेटा साल भर परचेज किया ही नहीं, बस जो ये हमने परचेज किया था ना 1 जनवरी को 1000 kg, ये हमने पूरा 12 महीना यूज किया. वी हैव नॉट परचेज एनीथिंग अदर देन 1000 kg. अब 31 दिसंबर आ गया बेटा, ईयर एंड आ गया. अब हमको हमारा फाइनल अकाउंट बनाना है. तो ये जो फाइनल अकाउंट है बेटा, ये जो रॉ मटेरियल हमने परचेस किया था ना, ये महंगा हो गया. आज इसका प्राइस चल रहा है बेटा 12 रुपए. 1 जनवरी को रॉ मटेरियल का प्राइस था 10. 31 दिसंबर को ये रॉ मटेरियल महंगा हो गया, 12 रुपए का हो गया. ठीक है. अब बताओ, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेसेस कितना बताएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा परचेसेस कितना बताएंगे? और ट्रेडिंग अकाउंट कब बना रहे हैं हम लोग? 31 दिसंबर को बना रहे हैं बेटा. आप मुझे बताओ परचेसेस कितना बताएंगे? 12 रुपए के हिसाब से 1000 kg का 12,000 रुपए होता है बेटा, है ना. 1000 kg का 12 रुपीज के हिसाब से 12,000 हो जाएगा. आप मुझे बताओ, कौन बताएगा? हैंड रेस करो, हैंड रेस करो बेटा, हैंड रेस करो. तो मैं यहां से आपको अनम्यूट करता हूँ. हाँ, भूमिका. 12,000. कितना बेटा? एक बार फिर से बोलो. सेजल. सर हम 10,000 बताएंगे. 10,000 बताएंगे. सिंपल है बेटा, जितने का परचेस किया उतना ही तो बताएंगे ना, राइट. लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा. रॉ मटेरियल मैंने 10,000 में परचेस किया था, मतलब 10 रुपीज से परचेस किया था, है ना. लेकिन ये तो एक साल पहले का प्राइस है मेरा. आज प्राइस 12 रुपए चल रहा है. तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आज अगर फाइनल अकाउंट में बना रहा हूं तो फिर परचेसेस यहाँ पे आज के प्राइस से दिखना चाहिए, क्योंकि आज प्राइस तो 12 रुपए चल रहा है. पर हम आज का प्राइस नहीं ले रहे हैं, हमने जिस प्राइस से परचेस किया था वो प्राइस दिखा रहे हैं बेटा, राइट. तो हमने क्या किया बताए? हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो हमने इन्फ्लेशन, महंगाई को इग्नोर कर दिया. हम आज भी पुराने प्राइस पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज के प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे, राइट. तो ये ड्रॉबैक है बेटा, ये अकाउंटिंग का ड्रॉबैक है कि हम लोग इन्फ्लेशन को इग्नोर करते हैं. इग्नोर करना मतलब उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, अकाउंटिंग करने के टाइम पर उसको ध्यान में नहीं रखते हैं. ठीक है. तीसरा ड्रॉबैक है बेटा अकाउंटिंग का, बैलेंस शीट शोज पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन पर्टिकुलर डेट, say 31st March. However, it does not shows position for future period. अब समझो बेटा, मैंने बैलेंस शीट बनाया, ठीक है. मैंने बैलेंस शीट बनाई. बैलेंस शीट मान लो 31 दिसंबर को मेरा ईयर एंड हो रहा है ना. तो बैलेंस शीट जब मैं बना रहा हूं बेटा, तो मैं 31 दिसंबर के दिन मेरे जो एसेट्स है मैं वो बता रहा हूं, और जो मेरी लाइबिलिटीज है मैं वो बता रहा हूँ. ये एसेट्स और लाइबिलिटीज 31 दिसंबर के दिन की है. उस दिन, उस दिन के एसेट्स और लाइबिलिटीज है, राइट. लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरे एसेट्स लाइबिलिटीज क्या रहेंगे, राइट, ये हम हमारी बैलेंस शीट में नहीं बताते. मतलब हम हमारी बैलेंस शीट को देखकर फ्यूचर के बारे में नहीं बता सकते कि हमारी बैलेंस शीट में फ्यूचर में कौन से एसेट्स रहेंगे या लाइबिलिटी रहेगी, राइट. ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे बैलेंस शीट का. हाँ, तो फिर से पढ़ते हैं बेटा. बैलेंस शीट शोज पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन पर्टिकुलर डेट. एक दिन का वो पोजीशन बताता है, फ्यूचर पीरियड का पोजीशन नहीं बताता. ठीक है बेटा. फोर्थ नंबर का ड्रॉबैक, फोर्थ नंबर का लिमिटेशन, सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, राइट. अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ना बेटा, वो रहेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का, राइट. तो हमको एक 12, अराउंड 12 प्रिंसिपल्स हमको देखने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कल से स्टार्ट करेंगे, राइट. वो प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है बेटा जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं.
मतलब आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब एक प्रिंसिपल बोलता है ऐसे करो, दूसरा प्रिंसिपल बोलता है ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। मतलब वो आपस में ही दोनों प्रिंसिपल एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। राइट, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, आपको शायद थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लगेगा, पर जब हम लोग प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे ना आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। मटेरियलिटी कंसेप्ट है एक, मटेरियलिटी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बोलता है कि जो इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप सेपरेट बताओ, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप मर्ज कर दो। जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम मर्ज कर देते। मतलब पेंसिल, पेन, रबर, बुक, स्टेपलर, ये सब हम लोग एक ग्रुप बना के एक अकाउंट में डाल देते, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम से। इसका ग्रुप हमने बना दिया। क्यों ग्रुप बना दिया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप एक ग्रुप बना के डाल दो, और जो इंपॉर्टेंट है उसको आप ग्रुप में मत डालो, उसको अलग अलग बताओ। राइट। दूसरा हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। अब फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट बोलता है कि आपको एक एक अकाउंट, एक एक अमाउंट सेपरेटली बताना है। आप कुछ भी छुपा नहीं सकते, छुपाना नहीं है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है कि आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। जबकि मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप ग्रुप में डाल दो। जब मैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम का अकाउंट बना रहा हूं तो मुझे पता नहीं है ना उसके अंदर बुक कितना है, उसके अंदर स्टेशनरी कितनी है, उसके अंदर पेंसिल स्केल कितना है, मुझे पता नहीं है। राइट। इसका मतलब मैं बहुत सारी चीजें छुपा रहा हूं। जब मैं ग्रुप बना के डाल रहा हूं बेटा, तो उसमें मैं बहुत सारी चीजें छुपा रहा हूं। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या करता है? छुपाता है। और फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलता है? छुपाओ मत। राइट। तो ये दोनों कंसेप्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं बेटा। ये ड्रॉबैक है। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का ड्रॉबैक देखना, डिसएडवांटेज देखना। सर्टन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट। एग्जाम्पल, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, लाइफ ऑफ असेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, which results in incorrect profit or loss and financial position। ठीक है। अब समझो बेटा, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, है ना। टॉपिक डेप्रिसिएशन में हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड का, कॉस्ट ऑफ प्लांट माइनस स्क्रैप वैल्यू, है ना, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। उसकी असेट की जो लाइफ है ना उससे डिवाइड करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो बेटा असेट का, प्लांट का कॉस्ट 1,10,000 था, स्क्रैप वैल्यू उसकी 10,000 है, माइनस कर दिया। लाइफ उसकी 10 ईयर्स है बेटा। अब ये 10 ईयर्स असेट की लाइफ है, ये कहाँ से मालूम पड़ा हमको? भगवान ने बताया कि हमको कि प्लांट का लाइफ 10 ईयर्स रहेगा? भगवान ने बताया कि हमको? नहीं। ये हमने एस्टिमेट लगाया, हमने हमारा जजमेंट यूज किया। राइट, हमने अंदाजे से ये फाइंड आउट किया कि भाई इसकी लाइफ 10 साल रहेगी। अब डेप्रीसिएशन 10,000 रुपीज आया बेटा, पर एनम डेप्रीसिएशन आया 10,000। इसी को इसी को मैं ऐसे कर सकता हूं, 1,10,000 इसकी कॉस्ट है बेटा, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। मैंने एस्टिमेट लगाया कि प्लांट का लाइफ 5 ईयर्स है। अगर मैं 5 ईयर्स लाइफ लेता हूं, मेरा एस्टिमेट है बेटा, इसे इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये आपने कैसे लाया, ये मेरा एस्टिमेट है ना, मेरा जजमेंट है कि भाई लाइफ 5 साल रहेंगी असेट की। तो अब डेप्रिसिएशन आप देखो कितना आता है, 20,000 डेप्रिसिएशन आता है बेटा। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, लाइफ 10 ईयर्स रहेगी, ये मेरा एस्टिमेट है। लाइफ 5 ईयर्स रहेगी, ये भी मेरा एस्टिमेट है।
अगर मैं लाइफ 10 years मानकर डेप्रिसिएशन 10,000 कैलकुलेट करता हूं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करता हूं डेप्रिसिएशन 10,000, राइट। और दूसरे केस में लाइफ 5 years मानता हूं और डेप्रिसिएशन मेरा 10,000 आता है बेटा, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 20,000 डेप्रिसिएशन करूंगा, है ना। तो अब क्या होगा बेटा, 10,000 डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। 20,000 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसका मतलब बेटा, अकाउंटेंट चाहे तो वो प्रॉफिट अपने मर्जी से बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, और इसके वजह से हमारा प्रॉफिट या लॉस रॉन्ग हो सकता है, करेक्ट नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट अपने हिसाब से प्रॉफिट बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। उसको बढ़ाना है तो डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड करेगा, उसको प्रॉफिट कम दिखाना है, वो डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड करेगा, राइट। ये भी अकाउंट्स का ड्रॉबैक है बेटा। दूसरा, नंबर 6, ह्यूमन रिसोर्स आर नॉट ट्रीटेड एज असेट्स। अकाउंट्स में बेटा ह्यूमन को हम असेट्स नहीं मानते। हमने क्लास में ऑलरेडी बात की है कि ह्यूमंस हमारे सबसे बड़े असेट है, पर अकाउंट्स में हम ह्यूमन बीइंग को रिकॉर्ड ही नहीं करते। ये अकाउंट्स का ड्रॉबैक है, ठीक है। नंबर 7, देर आर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर डिफरेंट for treatment of same items. This may lead to manipulation of accounts. Huh? Example, for calculating depreciation, straight line method, reducing balance, etc. are used. ठीक है। अब बेटा, मैंने आपको डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल दिया था, सेम एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे देता हूं 7 नंबर के पॉइंट के लिए। समझो कि अगर मैंने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से किया, अब आप लोगों ने 11th में या 12th में पढ़ा होगा बेटा कि स्ट्रेट लाइन मेथड जब फॉलो करते हैं तो डेप्रिसिएशन हर साल सेम होता है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन एवरी ईयर रिमेन सेम, राइट। ये स्ट्रेट लाइन मेथड से हो गया, SLM। लेकिन अगर मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करूं तो मेरा डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कम होगा। मान लो फर्स्ट ईयर 10,000 है, सेकेंड ईयर मेरा डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, थर्ड ईयर और कम हो जाएगा, फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन और कम होता जाएगा, राइट। वहीं पे स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे, डेप्रिसिएशन हमारा हर साल 10,000 रहेगा, राइट। तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, अगर कोई अकाउंटेंट को प्रॉफिट ज्यादा दिखाने का है तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करेगा। जब वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करेगा तो डेप्रिसिएशन उसका हर साल कम होते जाएगा बेटा। डेप्रिसिएशन खर्चा है, जब डेप्रिसिएशन कम होता जाएगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट कम दिखाना है तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड से बेटा आपका डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा, राइट, और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये भी अकाउंट्स का ड्रॉबैक है बेटा कि बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है ऐसी कि जिसका अलग अलग ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, बहुत सारे मेथड्स है, राइट। मेथड्स को अकाउंटिंग पॉलिसी कहा जाता है। पायल, वी कंसिडर डेप्टर एज अवर असेट, सो ह्यूमन बींग्स बिकम असेट, राइट। नहीं बेटा, नहीं, हम डेप्टर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेप्टर्स का मतलब वो पर्सन से कितना पैसा आना बाकी है, राइट। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। मान लो कि मिस्टर एक्स है, राइट। मिस्टर एक्स को मैंने क्रेडिट सेल किया 1 लाख रुपए का। अब मैंने क्रेडिट सेल किया मतलब वो मेरा डेप्टर बन गया, तो मैं बैलेंस शीट में मिस्टर एक्स रिकॉर्ड कर रहा हूं एज अ डेप्टर, मतलब उससे पैसा आना कितना है मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मिस्टर एक्स 1 लाख रुपए का है क्या? मिस्टर एक्स की वैल्यू 1 लाख की है क्या? नहीं, मिस्टर एक्स की वैल्यू 1 लाख नहीं है। हम उससे जो पैसा आना बाकी है ना बेटा, वो 1 लाख रुपए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वी आर नॉट वैल्यूइंग मिस्टर एक्स, वी आर वैल्यूइंग द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर एक्स। उससे पैसा आना कितना है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा, उसकी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे। पायल समझ रहे क्या बेटा? हाँ, चल, और कोई डाउट है क्या बताओ आपको?
और कोई डाउट है क्या आपको? सारे लिमिटेशंस में कोई डाउट है क्या? नो। चलो, तो आप एक काम करना बेटा, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर 1 मिनट में देता हूं, 1 मिनट में आप सारे 7 पॉइंट्स पढ़ो। 7 पॉइंट्स पढ़ने के बाद आपको लगता है कि कोई डाउट है तो बताओ। सेकेंड पॉइंट बताओ फिर से बेटा। सेकेंड पॉइंट देखो, अकाउंटिंग इग्नोर द इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है बेटा, है ना? महंगाई बढ़ने के बाद भी देखो, मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आपने ये रॉ मटेरियल 1 जनवरी को परचेस किया था 10 रुपए से। अगर आपने ये सेम रॉ मटेरियल 31 दिसंबर को परचेस किया होता 12 से, तो आप 12 से रिकॉर्ड करते थे, है ना? 31 दिसंबर को अगर मैंने 12 से परचेस किया होता तो मैं 12 से रिकॉर्ड करता था, राइट? पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, हमने 1 जनवरी को 10 से परचेस किया था ना, तो हम 10 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज उसकी प्राइस 12 होने के बावजूद मैं उसको 10 से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, राइट? समझो बेटा, आपने एक मोबाइल परचेस किया 1 जनवरी को 10,000 में, ये आपकी कॉस्ट हो गई, राइट? अब समझो बेटा, 31 दिसंबर को ये मोबाइल का मार्केट वैल्यू कम हो गया, 6,000 हो गया, ठीक है? आप अगर 31 दिसंबर को बेचोगे तो आप 6,000 में बेचेंगे ना बेटा? आप अगर 31 दिसंबर को बेचोगे तो आप 6,000 में बेचोगे, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई। आप कस्टमर को ये बोल सकते हो क्या कि मैंने तो 10,000 में परचेस किया था? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल पहले परचेस किया था। तो 1 साल पहले परचेस किया हुआ आज आप उसको उतने प्राइस में बेच सकते हो क्या? नहीं बेच सकते। लेकिन अकाउंट्स में उल्टा होता है। अकाउंट्स में आपने 1 साल पहले जो प्राइस में खरीदा था, आज आप फाइनल अकाउंट में वही प्राइस से रिकॉर्ड कर रहे हो। यानी आप आज की प्राइस इग्नोर कर रहे हो, जिस प्राइस पे खरीदा था वही प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में पुरानी प्राइस हम इग्नोर करते हैं। आज जो प्राइस चल रही है ना, आज की प्राइस पे सेलिंग बाइंग सेलिंग होती है। और अकाउंट्स बोलता है नहीं, आपने जो प्राइस में खरीदा था ना वो प्राइस पे रिकॉर्ड करो, आज की प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं। पॉइंट समझे क्या बेटा? हाँ, फ्यूचर के बारे में अंदाज लगा सकते हैं ना? मीन्स लाइबिलिटी और असेट जैसे कि बिल्स पेएबल और बिल रिसीवेबल, सर ये फ्यूचर के बारे में है ना? और आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, तो अपन बात करते हैं बेटा इस पे। आप मुझे बताओ, मेरी बैलेंस शीट है 31 दिसंबर 2020 की बैलेंस शीट है, राइट? और यहाँ पे मेरे पास एक लैंड है बेटा 10 लाख का, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, आज से 2 साल बाद 2020 को ये लैंड कितना होगा? करण, करण, आप बताओ बेटा, आज से 2 साल बाद ये लैंड कितना होगा? मैंने लैंड आज बताया है 10 लाख, आज से 2 साल बाद कितना होगा बताओ? नहीं बता सकते, राइट? चलो, डेप्टर, डेप्टर आज 2 लाख है बेटा, आज से 2 साल बाद कितना रहेगा बताओ? नहीं बता सकते। आज मेरे पास कैश है 1 लाख, 2 साल बाद कैश कितना रहेगा बताओ? नहीं बता सकते बेटा। हाइपोथेटिकली बता सकते हैं, पर हाइपोथेटिकली तो फिर 10 लोगों का 10 आंसर आएगा, तो किसका राइट मानेंगे? अपनी क्लास में मान लो 25 बच्चे हैं, मैं 25 बच्चों को बोलूं कि आप मुझे 31 दिसंबर 2020 की बैलेंस शीट बना के बताओ, तो सबका आंसर डिफरेंट आएगा। तो किसका मानेंगे बेटा? है ना, किसका मानेंगे? प्रॉब्लम आएगी। सब्जेक्टिव मैटर है ना ये, सबका आंसर डिफरेंट आएगा, सबका आंसर सेम आ सकता क्या? नहीं। तो अकाउंट्स में सब्जेक्टिव नहीं चलता, ऑब्जेक्टिव चलता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऐसा वैल्यू जो सबका सेम आए। तो ऐसी वैल्यू जो सबकी सेम आए अगर वो ला सकते हो तो मैं मान जाऊंगा। पर जो वैल्यू सबकी डिफरेंट आ रही है ना, वो सब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव अलाउड नहीं है अकाउंट्स में।
बोलो सुशांत। सर एस्टिमेटेड वारंटी को टाइम बोल सकते, पीरियड? एस्टिमेटेड क्या? एस्टिमेटेड वारंटी देते ना वो अपने को, तो हाँ उसको हाँ हम एस्टिमेटेड टाइम मान सकते हैं। हाँ हाँ, मान सकते ना, मान सकते ना बेटा। ठीक है गायत्री। सर हमने जैसे इन्फ्लेशन को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, वैसे अगर सेल होगा तो उसको भी वैसे ही करेंगे क्या? मतलब होना चाहिए वैसा। मतलब हाँ, अब देखो आपने सेल किया है बेटा, मान लो आपने जून में सेल किया था, राइट? तब तब वो 15 रुपीज, 15 रुपए उसका प्राइस था जून में। आज 31 दिसंबर हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, आज उसका प्राइस 20 रुपीज चल रहा है ना? आज की प्राइस क्या चल रही है ऑन द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट? 20। पर आपने उसको एक्चुअली 15 से रिकॉर्ड किया था जून में। तो फाइनल अकाउंट में हम क्या करेंगे? जून में जो प्राइस पे बेचा था वो प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे ना बेटा। एक्चुअल जो प्राइस पे सेल हुआ वो प्राइस ही हमारे फाइनल अकाउंट में आएगी, राइट? इसका मतलब आज अगर वो मटेरियल, आज वो प्रोडक्ट मेरा महंगा भी हो गया है, तब भी मैं पुराने प्राइस पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन सर अब टैक्स भी तो देना पड़ेगा अगर ऐसे रिकॉर्ड किया, मतलब हाँ जो मार्केट वैल्यू उस पर रिकॉर्ड किया तो टैक्स भी तो उतना पे करना पड़ेगा ना। हाँ, तो सेल टैग, ज्यादा। हाँ तो फिर टैक्स भी तो पे करना ही पड़ेगा ना बेटा। अगर मेरी बात सुनो, आप बैलेंस शीट किस दिन की बना रहे हो? 31 मार्च। 31 मार्च, राइट? फाइनेंशियल ईयर एंड, या 31 दिसंबर को, जो भी दोनों में से कोई भी एक दिन को आप बना रहे हो। आप यूजर को बैलेंस शीट बता रहे हो 31 मार्च वाली, पर उसके अंदर वैल्यू बता रहे हैं पुरानी। आप समझ रहे? तो आप बैलेंस लेकिन शीट क्या क्या बोल के बता रहे हो यूजर को, ये आज की बैलेंस शीट है, हाँ, और उसके अंदर जो वैल्यूज है वो सारी पुरानी वैल्यूज है। समझ रहे आपको? इसका मतलब हमारा जो बैलेंस शीट है ना, वो हमको ट्रू ट्रू एंड करेक्ट पोजीशन नहीं बताता है। हमारा लेकिन फाइनल सर अकाउंट हमको अभी हमारा, करेक्ट पोजीशन नहीं बताता। लेकिन सर हमारा सेल उतना हुआ ही नहीं तो हम टैक्स क्यों पे करेंगे उतना? है ना? पर हमने हमने जो माल बेचा है बेटा, मैंने तो 1000 क्वांटिटी बेची ना, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि हम्म, आप 1000 क्वांटिटी से कम या ज्यादा बताओ। आप क्वांटिटी उतनी ही बताओ ना, लेकिन प्राइस आज के हिसाब से बताओ, इन्फ्लेशन तो सर कंसिडर प्राइस बढ़े, करके। तो सर प्राइस बढ़ेगा तो फिर उसका सेल, मतलब सेल की वैल्यू भी तो तो बढ़ेगी ना। सेल की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो फिर टैक्स भी ज्यादा भरना पड़ेगा। ये टैक्स। लॉजिक है ना बेटा। लेकिन आप ये समझो ना, हाँ। ये समझो ना, आप तो सेल की बात कर रहे हो, तो साथ साथ में बेटा सैलरी भी तो बढ़ गई होंगी। सैलरी में इन्फ्लेशन आया होगा, रेंट में इन्फ्लेशन आया होगा, रॉ मटेरियल के प्राइस, परचेस प्राइस में इन्फ्लेशन आया होगा, तो आपके खर्चे भी तो बढ़ गए ना बेटा। और खर्चे जब बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो फिर उस पर भी टैक्स कम लगेगा। तो इनकम में इन्फ्लेशन हो रहा है तो एक्सपेंसेस में भी तो इन्फ्लेशन हो रहा है ना बेटा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपको? यस सर। हाँ, मैं भी ये नहीं मानता, मैं भी ये नहीं मानता कि आज के प्राइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, पर ये ड्रॉबैक है कि नहीं है? आपको लगता है कि नहीं लगता है कि ये ड्रॉबैक है? मैं यूजर्स को बोल रहा हूँ कि बैलेंस शीट आज की है, पर उसके अंदर सारे वैल्यूज बता रहा हूँ पुरानी वैल्यूज। समझ रहा है? तो ये एक ड्रॉबैक है बेटा। आपको हम यस। ये नहीं बोल रहे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। ये हम लोग ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाना चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं करना चाहिए। हम लोग इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते बेटा अकाउंटिंग करने के टाइम पे, पर ये एक ड्रॉबैक है। ठीक है? राइट है कि रॉन्ग है ये मत समझो आप। ओके सर। हाँ, चलो। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? करण का वापस से क्वेश्चन आया, सर हम बिल्स रिसीवेबल पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं और डिस्काउंट भी दे सकते हैं, तो सर अमाउंट चेंज होगी ना? ठीक है, अब समझो ना बेटा करण, मैं बोल रहा हूं कि आज बिल्स रिसीवेबल 1 लाख है मान लो, 2 साल बाद 3 साल बाद हो सकता है कि मैंने और नए बिल ड्रॉ कर दिए होंगे, या पुराना बिल
ऑनर हो गया होगा। तो अगेन मुझे 2 साल बाद में कैसा भविष्यवाणी कर सकता हूं बेटा? हाउ कैन आई प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ करंट इंफॉर्मेशन? नहीं कर सकते ना बेटा। और खास करके करंट असेट्स तो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। एक बार आप ये बोल सकते हो कि आज जो मेरा प्लांट है ना, वो प्लांट मेरे पास 2 साल बाद भी रहेगा। लैंड है मेरे पास 2 साल बाद भी रहेगा, आप बोल सकते हैं। फिक्स असेट के बारे में बोल सकते हैं, पर करंट असेट्स के बारे में आप नहीं बोल सकते। आज कैश मेरे पास 1 लाख है, तो आप कैसे बताओगे 2 साल के बाद कैश कितना होगा आपके पास? यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ना। डन बेटा। हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, एरियाज ऑफ सर्विस, रोल ऑफ अकाउंटेंट, राइट। अब हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं बेटा, पहले वो समझो आप। एक अकाउंटेंट, जब हम अकाउंटेंट बोलेंगे तो आप समझना कि सीए की बात हो रही है, राइट। एक अकाउंटेंट क्या क्या काम कर सकता है? आप जब सीए बन जाओगे बेटा, तो सीए बनने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हो, आपका स्कोप कितना है? स्कोप मतलब कौन सा काम मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ना बेटा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी आप किसी कंपनी का, किसी के बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हो, मतलब अकाउंट राइटिंग वाला काम कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा, स्टैट्यूटरी ऑडिट, है ना। ऑडिट, मेजर मेजर ऑडिट बेटा 2 टाइप के होते हैं, वैसे ऑडिट बहुत सारे टाइप के हैं। 2 टाइप के ऑडिट होते हैं मेजर, हाँ। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट और दूसरा होता है बेटा टैक्स ऑडिट, राइट। ये दोनों ऑडिट एक सीए ही कर सकता है, राइट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है कि जो कंपनी ने फाइनल अकाउंट बनाया, वो फाइनल अकाउंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, मतलब उसने कहीं फ्रॉड तो नहीं किया, उसने इनकम एक्सपेंसेस कहीं ओवर स्टेट या अंडर स्टेट तो नहीं किया, मतलब ज्यादा या कम तो नहीं बताया, कंपनीज लॉ या जो भी लॉ है वो कंपनी के लिए एप्लीकेबल, वो लॉस फॉलो किया कि नहीं किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किया कि नहीं किया, राइट। ये एक सीए को चेक करना होता है, इसको बोलते हैं बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिट। और टैक्स ऑडिट का मतलब होता है कि जो इनकम टैक्स कंपनी ने कैलकुलेट किया हुआ है कि भाई मुझे इतना इनकम टैक्स देना है, तो वो इनकम टैक्स उसने बराबर कैलकुलेट किया है क्या इनकम टैक्स लॉस के हिसाब से, राइट। ये सीए को चेक करना होता है, हाँ। तो ये भी काम है बेटा सीए का। तीसरा, इंटरनल ऑडिट, राइट। अब देखो जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना बेटा, पॉइंट नंबर 2 जो है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये ऑडिट सीए करता है, लेकिन ये बाहर वाला बंदा होता है, ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट सीए होता है, राइट। लेकिन बहुत सी कंपनीज क्या करती है बेटा, खुद के एम्प्लॉयज से भी ऑडिट करवाती है। अब ये कंपलसरी नहीं है, इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी है, इंटरनल ऑडिट करना कंपलसरी नहीं है। तो बहुत सी कंपनीज क्या करती है बेटा, प्रिकॉशन के लिए, राइट, या बेटर एफिशिएंसी के लिए ये अपने एम्प्लॉयज से भी ऑडिट करवाती है, मतलब चेक करवाना। ऑडिट करना मतलब चेक करना कि सारी वर्किंग प्रॉपरली हो रही है क्या, अकाउंटिंग प्रॉपरली हो रही है क्या, राइट, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कुछ एरर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चेक करवाना। तो एक सीए जब कंपनी में जॉब करता है तो वो इंटरनल ऑडिट भी कर सकता है, राइट। लेकिन एक कंपनी में जॉब करने वाला सीए स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, राइट। स्टैट्यूटरी ऑडिट बाहर वाला बंदा ही कर सकता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो एम्प्लॉय नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? उसके बाद नंबर 4, कोई भी कंपनी का या बिजनेस का टैक्स के मैटर को संभालना, जैसा उसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना, उसका टैक्स ऑडिट करना, उसको टैक्स से रिलेटेड कंसल्टेंसी देना, राइट। जैसा 2 कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है, तो अमलगमेशन होगा तो टैक्स का कुछ बेनिफिट मिलेगा क्या, है ना। वैसे सारी कंसल्टेंसी ये भी एक सीए दे सकता है बेटा, ठीक है। दूसरा, नंबर 5, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज।
अब मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं ना, उसमें भी सीए हेल्प करता है। जैसे मान लो कि एक कंपनी को, अब एक कंपनी को अपॉइंटमेंट करना है, बहुत सारे एम्प्लॉयज का अपॉइंटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट करना है, तो उसमें भी सीए हेल्प कर सकता है, राइट। एक कंपनी को अपना बजट बनाना है, तो बजट बनाने में सीए हेल्प कर सकता है, राइट। ट्रेनिंग देना है, तो ट्रेनिंग देने में सीए हेल्प कर सकता है। अकाउंटिंग करना है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लगाना है, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लगाने में सीए हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। फाइनेंशियल एडवाइस देना, मतलब कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, राइट। मान लो कंपनी के पास थोड़ा सरप्लस पैसा रखा हुआ है, तो सीए उसको हेल्प करेगा, भाई ये जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में या फिर ये कंपनी में, ठीक है। या इंश्योरेंस करवाना है कंपनी को, तो कौन से कंपनी से इंश्योरेंस करवाना, कितने का इंश्योरेंस करवाना, ठीक है। अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है, ठीक है, तो बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए बेटा पैसा लगेगा। बिजनेस एक्सपैंड करना मतलब क्या, नई फैक्ट्री लगाना, नया ब्रांच खोलना, राइट। ये एक्सपेंशन हो गया। अब एक्सपेंशन करना है तो आपको पैसे लगेंगे, तो पैसा कहाँ से लेना, फंड, फंड रेस कहाँ से करना। फंड रेस करने का मतलब होता है बाहर से पैसा लेना, तो बैंक से लोन ले रहे हैं बेटा हम लोग, तो ये फंड रेजिंग हो गई। शेयर इशू कर रहे हैं तो फंड रेजिंग हो गई, राइट। तो कहाँ से फंड रेजिंग करना, इसमें सीए हेल्प करेगा। कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, मतलब कुछ फ्रॉड हुआ है हमारे कंपनी में, अब वो फ्रॉड हुआ और कुछ पैसे का फ्रॉड हुआ, चोरी हुई, तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, तो सीए उसमें हेल्प कर सकता है, अकाउंटेंट उसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। अदर सर्विसेज, जैसे कोई सेक्रेटरियल वर्क करना है ना। अब सेक्रेटरी बहुत सारे काम करता है बेटा। सेक्रेटरी मीटिंग के अंदर मीटिंग कंडक्ट करवाने में हेल्प करता है, मीटिंग का एजेंडा बनाना है उसमें हेल्प करता है, राइट। मीटिंग्स की मिनट्स लिखने में हेल्प करता है, राइट। मीटिंग का इनविटेशन सबको भेजना है उसमें हेल्प करता है। लॉज का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें वो हेल्प करता है, ठीक है। तो ये काम भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना है, मान लो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना है, या आपको आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना है, उसमें सीए हेल्प करेगा। आपका कोर्ट केस चल रहा है मान लो, राइट, या जीएसटी के डिपार्टमेंट ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आप पे केस कर दिया, राइट। क्या केस कर दिया, अभी रिसेंटली केस हुआ तापसी पन्नू पे और अनुराग बासु के ऊपर, अनुराग बासु या अनुराग अनुराग कश्यप है शायद, उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ी बेटा। अब हो सकता है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू का जो सीए है, ये वो केस लड़े इनके बिहाफ पे, है ना। तो ये लीगल एडवाइस भी सीए दे सकता है। लिक्विडेटर बन सकता है सीए, एक लिक्विडेटर बन सकता है। लिक्विडेटर क्या होता है बेटा, जब कोई कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है ना, बंद होने वाली होती है, ठीक है, तो वो बंद करने का काम एक लिक्विडेटर को दिया जाता है, राइट। वो कंपनी बंद कैसे करता है बेटा, वो सारे असेट्स को सेल करता है और सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करता है। तो असेट्स को सेल करने का काम, लाइबिलिटी का पेमेंट का काम एक लिक्विडेटर करता है, तो सीए एक लिक्विडेटर का काम भी कर सकता है। आर्बिट्रेशन मतलब सुलह करवाना, मान लो हमारे कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, राइट, तो हम दोनों के आपस में सुलह करवा रहे हैं, उसको आर्बिट्रेशन बोलते हैं बेटा, तो सीए ये काम भी करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग करना है, मैंने बताया था ना कल आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट का, सर्विस का कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग करना, तो सीए कॉस्ट अकाउंटिंग भी कर सकता है, राइट। तो आप सोचो बेटा, एक सीए बनने के बाद आप क्या क्या काम कर सकते हो, ठीक है, ये सारे काम आप कर सकते हो, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट देन वी विल डिस्कस इट, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट देन कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो इसमें कोई डाउट। ये स्पेशलाइजेशन में आता है क्या, देखो बेटा स्पेशलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा ना। अब एक डॉक्टर बन गया, तो डॉक्टर बनने के बाद, हाँ बेटा, सीए टीचर भी बन सकता है ना, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, है ना। अर्जुन सर का एग्जाम्पल ले लो, अर्जुन सर भी सीए है लेकिन टीचर है बेटा, तो टीचर भी बन सकता है, बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है।
अब रहा सवाल स्पेशलाइजेशन का। तो जैसा किसी डॉक्टर ने एमबीबीएस किया बेटा, तो एमबीबीएस करने के बाद वो डेंटिस्ट बनना है तो उसको अलग से थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। हार्ट सर्जन बनना है तो अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। तो वैसे यहाँ पर भी होता है बेटा कि आपको सीए बनने के बाद अगर वो फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है तो उसके लिए अलग से ट्रेनिंग ले लो आप, या बहुत बार बिना ट्रेनिंग के आप प्रैक्टिस कर कर भी वो फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है बेटा। हाँ, चल। अब हमारा लास्ट पार्ट है बेटा, रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स, जैसा इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। तो अकाउंटिंग का रिलेशन दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या है, राइट, ये हम लोग देख रहे हैं बेटा। तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, फटाफट देखो। अकाउंटिंग का रिलेशन इकोनॉमिक के साथ क्या है, ठीक है। तो देखो, इकोनॉमिक्स हैज प्रोवाइडेड मेनी कंसेप्ट, theories etc which are used in accounting for valuation of asset, राइट। इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा बहुत सारे ना, जैसा मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं बेटा, फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब ये कंसेप्ट इकोनॉमिक्स से आता है बेटा, तो अकाउंटिंग के अंदर ये कंसेप्ट यूज किया जाता है। मतलब ये समझो ना, आपके इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीजें बताई गई, कंसेप्ट हो गए, उसके थ्योरीज हो गए, उसके अजम्पशंस हो गए, वो हम लोग यूज करते हैं अकाउंट्स के अंदर, ठीक। अकाउंट्स का और इकोनॉमिक्स का रिलेशन। सेकंड, अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स का रिलेशन क्या है, ठीक है। अब देखो बेटा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम पास्ट डेटा के बेसिस पे मीन मीडियन मोड निकालते, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते, बीटा निकालते। आप लोगों ने शायद मैथ्स में पढ़ा होगा या आप आगे आप पढ़ोगे, राइट। तो और ट्रेंड्स निकालते बेटा, हाँ, ट्रेंड्स निकालते। तो अकाउंट्स में बेटा हम ये यूज करते हैं हमारा फोरकास्टिंग करने के लिए। जैसा हमने अभी बात की थी कि हम हमारी बैलेंस शीट 2020 की बैलेंस शीट बेटा, मुझे 2022 की बैलेंस शीट बनाना है, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फोरकास्टिंग करके पॉसिबल है। मतलब मैं फोरकास्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, और मैं फ्यूचर की बैलेंस शीट बना सकता हूं, लेकिन वो बैलेंस शीट अगेन एस्टिमेटेड रहेगी, उसके अंदर के वैल्यूज का कोई क्या बोलेंगे, उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा, क्योंकि उसके अंदर के सारे अमाउंट हमारे फोरकास्ट है। और अगेन मैं बता रहा हूं कि वो फोरकास्ट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये बैलेंस शीट आ रही है, राइट। अमोल करेगा तो अलग वैल्यू आएगी, करण करेगा अलग वैल्यू आएगी, सबके वैल्यू डिफरेंट आएगा बेटा, लेकिन कर सकते हैं, है ना। बहुत से कंपनीज को जब बैंक से लोन लेना होता है ना बेटा, तो सीए उसको लोन लेने में भी हेल्प करता है, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ना ये बताना पड़ता है कि भाई ये नई कंपनी चालू हो रही है, इसके अगले 3-4 साल की ये ऐसे फाइनल अकाउंट रहेंगे, इतना प्रॉफिट ये कमाएंगे। तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे फोरकास्टिंग करके फ्यूचर की वैल्यूज को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। और हमको फिर डिसीजन मेकिंग में भी बहुत सारी हेल्प होती है। तीसरा बेटा, मैथमेटिक्स का यूज किया है अकाउंटिंग के अंदर। तो आप बताओ, मैथमेटिक्स का अकाउंट्स में यूज किया है, हाँ। तो बिना मैथमेटिक्स के बेटा अकाउंट्स हो ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स यानी क्या, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, परसेंटेज, है ना, स्क्वायर रूट, ये सारा मैथमेटिक्स है बेटा। अकाउंट्स करने के लिए आप मुझे बताओ, प्लस करना पड़ता है, करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, करना पड़ता है, परसेंटेज करना पड़ता है ना। लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बेटा, लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज से करना पड़ेगा, राइट। डेप्रिसिएशन का रेट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए स्क्वायर रूट का यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो देखो, यही सारा यहाँ पे मैंने बताया है। तो प्लस माइनस, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बेटा, तो प्लस माइनस,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अभी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला बताया था, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू किया तो माइनस यहाँ पे आया बेटा, डिवाइड बाय लाइफ तो डिवीजन भी आया, है ना। तो बिना मैथमेटिक्स के तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती है। अकाउंट्स में बहुत जगह हम मैथमेटिक्स को यूज करते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग एंड लॉ। अब लॉ और अकाउंट्स में क्या रिलेशन है, तो बहुत बड़ा रिलेशन है बेटा। अकाउंट्स हम लोग करते हैं ना, वो लॉ के हिसाब से करते हैं, राइट। जो आप सैलरी वेजेस देते हो ना एम्प्लॉइज को, वो मिनिमम वेजेस एक्ट, ये लॉ है, ये लॉ के हिसाब से देना पड़ता है बेटा। आप बोनस दे रहे हो एम्प्लॉइज को, तो बोनस एक्ट है, ये एक्ट के हिसाब से देना पड़ेगा, राइट। आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, तो कंपनीज एक्ट 2013 ये लॉ है, ये एक्ट है, इसके बेसिस पे करना पड़ेगा। पार्टनरशिप है बेटा, तो पार्टनरशिप एक्ट है, इसके बेसिस पे करना पड़ेगा। आपको शेयर इशू करने हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो अकाउंट्स का और लॉ का बहुत जबरदस्त रिलेशन है बेटा। आप बिना लॉ फॉलो किए अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो इसका भी बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हाँ, मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजन मेकिंग करना, राइट। मैनेजमेंट का काम होता है बेटा डिसीजन मेकिंग करना। डिसीजन मेकिंग करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। मैंने आपको कल बताया था कि डिसीजन मेकिंग करना है बेटा तो इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, तो ऑब्वियसली बेटा अकाउंट से आएगी। हम अकाउंटिंग के अंदर सेल्स बताते हैं, हमारे एक्सपेंसेस बताते हैं, प्रॉफिट लॉस बताते हैं बेटा, हम सॉल्वेंट है कि इंसॉल्वेंट है ये बताते हैं, असेट लायबिलिटीज बताते हैं, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल डेटा है बेटा। ये फाइनेंशियल डेटा अकाउंट्स में हम लोग दिखाते हैं, है ना। तो मैनेजर क्या करता है बेटा, हमारे अकाउंट्स में से ये सारा डेटा लेता है, इसको वो प्रोसेस करता है। डेटा को, डेटा डेटा कहां से लिया बेटा, अकाउंट से। अकाउंट से डेटा लिया, क्या डेटा लिया, सेल्स कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, सैलरी कितनी दी, असेट कितने हैं, है ना। ये डेटा लिया, ये डेटा को मैनेजर ने प्रोसेस किया, डेटा को प्रोसेस किया, राइट। और डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाया। ये इंफॉर्मेशन फिर मैनेजमेंट यूज करते हैं बेटा डिसीजन मेकिंग करने के लिए, राइट। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन कैसे बनाया। हाँ, तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटा, देखो। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो बेटा, अमोल, अमोल नहीं, एक किसी किसी का एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स का। हाँ, मिस्टर एक्स को बेटा अकाउंट्स में 80 मार्क्स मिले, राइट। मिस्टर एक्स को अकाउंट्स में 80 मार्क्स मिले। आप मुझे बताओ, मिस्टर एक्स पास हुआ कि फेल हुआ। मिस्टर एक्स पास हुआ, है ना। कौन कौन बोल रहा है पास हुआ, रोहित, प्रांजल, और बोलो जल्दी फटाफट, कौन कौन बोल रहा है पास हुआ, राइट। चलो मैं अज्यूम कर रहा हूं सब लोग मान रहे हैं पास हुआ। हाँ, मैं बोल रहा हूं बेटा कि मिस्टर एक्स फेल हुआ। मिस्टर एक्स फेल हुआ, पता है क्यों फेल हुआ, क्योंकि जो पेपर उसने दिया था ना, वो पेपर 300 मार्क्स का था। उसको 300 मार्क्स के पेपर में से 80 मिले। अब बताओ, पास हुआ कि फेल हुआ, फेल हुआ, राइट। पर आपने आपने पहले पास क्यों बोला था, क्योंकि आपको लगा था कि 100 में से 80 मिले होंगे, है ना। तो समझो बेटा, समझो, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। पेपर 80 मार्क्स मिले, अकाउंट्स में 80 मार्क्स मिले, राइट। और आउट ऑफ 300, ये डेटा है बेटा। मार्क्स 80 मिले, पेपर 300 मार्क्स का था, दिस इज अ डेटा। डेटा से डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती।
राइट। डेटा से डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। इसको हमने प्रोसेस किया। कैसे प्रोसेस किया बेटा? इसका परसेंटेज निकाला, 80/300 इंटू 100। इसका हमने परसेंटेज निकाला। जब हमने परसेंटेज निकाला ना, तो हमको मालूम पड़ा कि इसको 35 से कम मिले, 35% से कम मिले, राइट। अब हमको इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन मिली बेटा? कि ये फेल हो गया। पास हुआ या फेल हुआ, ये इंफॉर्मेशन है। अब हमारा डिसीजन मेकिंग होगा। डिसीजन मेकिंग क्या होगा? कि इसको जॉब पे रखना कि नहीं रखना, राइट। अगर स्टूडेंट है तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना, राइट। ये डिसीजन मेकिंग हो जाएगा बेटा। तो डेटा, मार्क्स कितने मिले और कितने मार्क्स का पेपर था, ये दोनों दोनों डेटा है बेटा। इसको प्रोसेस मैंने कैसे किया? इसका परसेंटेज निकाला। प्रोसेस करने पे इंफॉर्मेशन क्या मिली? कि ये फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि परसेंटेज लेस देन 35 आया, राइट। तो अकाउंट्स में से मैनेजर क्या करते हैं? डेटा निकालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन। ठीक है, चलो बताओ क्या डाउट है आपके। डन। गायत्री का क्वेश्चन था, अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट वी कांट डिटरमाइन फ्यूचर प्रॉफिट, देन हाउ कैन फोरकास्ट फ्यूचर प्रॉफिट इन केस, राइट। अब देखो बेटा गायत्री, हम लोग फ्यूचर के प्रॉफिट को करंट ईयर के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। आप समझो, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है? फ्यूचर प्रॉफिट को आप करंट ईयर के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो हम नहीं कर रहे बेटा। फोरकास्टिंग करके 2022 का 2023 का फाइनल अकाउंट हम बना रहे हैं, तो हम उस फाइनल अकाउंट में उस ईयर का प्रॉफिट ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब हम 2022 का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं बेटा, आज बना रहे हैं 2 साल पहले फोरकास्टिंग करके, तो उसमें प्रॉफिट उसी ईयर का बता रहे हैं। आप समझो, उस ईयर के प्रॉफिट को अगर मैं 2020 के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा ना, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहे हैं बेटा? उस ईयर के प्रॉफिट को मान लो 2022 में कुछ प्रॉफिट होने वाला है, उसको मैं 2020 में रिकॉर्ड करूंगा ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पर 2022 में होने वाला प्रॉफिट 2022 में ही अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चलेगा। इसमें कोई कंजर्वेटिज्म का वायलेशन नहीं हो रहा। समझे बेटा गायत्री? डन बेटा। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 खत्म होता है बेटा। आप लोग इसको आपके बुक में कॉपी कर लेना, ठीक है। और इसको अच्छे से बेटा एक बार आप पढ़ लेना, एक बार 2 बार अच्छे से आप लोग इसको रीड कर लेना। हम लोग 2-3 दिन में कभी भी इस पे एक ओरल टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। एटलीस्ट आपको हेडिंग्स तो भी पढ़ते आना चाहिए। आप लोग पूरा पढ़ लेना, हेडिंग भी पढ़ लेना, उसके अंदर का भी पढ़ लेना, पर एटलीस्ट आप लोग ट्राई करो कि आपको उसकी हेडिंग्स तो भी याद रहे। ठीक है बेटा। हाँ, तो चलो मिलते हैं फिर कल नए चैप्टर के साथ, इसी समय इसी प्लेस पे। ठीक है, चलो बाय।